प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरिजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 जलवायु के अंतर्गत भारतीय मानसून के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। यानी हमारी जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है, इसलिए मानसूनी पवनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। यानी प्राचीन काल में जो नाविक भारत आते थे अपनी नावें लेकर के, तो उन्होंने इन मानसूनी पवनों को पहचाना। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। सारांश ये है कि जो अरबवासी व्यापारी नाविक भारत आते थे, वो इन पवनों के सहारे, पवनों की दिशा जब जल से स्थल की ओर चलती थी उस समय आते, और जब स्थल से जल की ओर जाती तो उस समय वो लौट जाते। और उन्होंने ही इस मौसमी उत्क्रमण, इस मौसमी परिवर्तन को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव, ये देखिए, मानसून आगमन का एक चित्र दिखाया गया है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मानसूनी प्रभाव रहता है। मानसूनी प्रभाव को, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब हम मानसून को समझें, मानसून की प्रक्रिया को समझें, तो इसमें इन बातों को समझना जरूरी है। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्नदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। देखिए, जैसा मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूं कि भारत के तीनों ओर समुद्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा स्थलीय भाग। इन दोनों के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया में अंतर है। जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है तथा धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इस प्रक्रिया के कारण वायुदाब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है। और वायु की गति भी इसी वायुदाब पर निर्भर करती है। जहाँ अधिक वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब होता है, वहाँ से पवनें निम्न वायुदाब की ओर, कम वायुदाब की ओर चलने लगती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण है
वह गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। इसे मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के ऊपर उच्च दाब होता है, यानी वायुदाब अधिक होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। तो इस उच्च दाब की जो स्थिति है, इसकी जो तीव्रता है, वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। या ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। जैसा हमने इससे पूर्व वीडियो में पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जेट धाराओं का प्रभाव होता है और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, देखिए, ये विषुवतीय अक्षांशों के विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते हैं। तो 0 डिग्री से अधिक, जिसे हम 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में लेते हैं, यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि आभासी गति मैं आपको पुनः बता दूं, जिसे हमने कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध में इस बल के कारण पवनें दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। यानी जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में जब वायु दाब अधिक होता है, तो हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में वायु दाब निम्न होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये स्थिति बदल जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब ये स्थिति बदल जाती है तो पूर्वी प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की तुलना में वायुदाब निम्न हो जाता है और हिंद महासागर में वायुदाब अधिक हो जाता है। दाब की इस अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। इसे ही दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं या इसे ही दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है, कहते हैं। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12°30' दक्षिण से 131° पूर्वी
तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। यानी ऋणात्मक यदि दाब का अंतर है तो वर्षा कम होगी और मानसून विलंब से आएगा। अल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री धारा है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। देखिए ये प्रश्न आता है अल नीनो क्या है? तो अल नीनो क्या है? अल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर, यानी पेरू की ठंडी धारा है तो उसके स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में 2 या 5 वर्ष के बाद पेरू के तट के पास से बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध अल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एनसो कहा जाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। अल नीनो क्या है? देखिए पेरू की जो ठंडी जलधारा है, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को अल नीनो का नाम दिया गया है। अल नीनो स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा या तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के आसपास ये धारा बहना शुरू होती है, इसलिए इसे बेबी क्राइस्ट कहा जाता है। अल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। जब यह गर्म धारा बहती है तो समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देता है, व्यापारिक पवनों की गति धीमी करता है, जिससे भारतीय मानसूनों की गति और औसत वर्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ में अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अल नीनो दक्षिणी दोलन को पढ़ा। साथ ही हमने मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए जो तथ्य पढ़े थे, आशा है आपको ठीक से समझ आ गए होंगे। अगले पाठ में हम मानसून का आगमन पढ़ेंगे कि भारत में मानसून किस ऋतु में कब आता है और वह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। अस्तु, धन्यवाद।